नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। हम दोस्तों लास्ट वीडियो लेक्चर में यानी पॉलिटी की क्लास ले रहे थे और पॉलिटी के अंतर्गत हमने देखा था भारत शासन अधिनियम 1919 के अधिनियम के बाद में यानी जिस अधिनियम पर हमें पढ़ना होता है उस अधिनियम का नाम था भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 तक आते आते देश में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो चुकी थी जिन्हें पढ़ना बहुत अनिवार्य था और उन्हीं के अंतर्गत मैंने आपको एक बताई थी, एक घटनाक्रम को बताया था भारत यानी साइमन कमीशन 1927 और उसके बाद में एक रिपोर्ट पेश की गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट जो 1928 के बाद पेश की गई थी। दोस्तों मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट पेश हो जाती है। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट यानी अंग्रेजों के द्वारा ये कहा जाता है कि एक ऐसा संविधान प्रस्तुत कीजिए जो सभी भारतीयों को मान्य हो, तो हम आपको भारत यानी जो आपकी जो मांग है स्वतंत्रता वाली वो हम आपको सौंप देंगे। लेकिन उस रिपोर्ट का भी कुछ नहीं हुआ दोस्तों। उसके बाद में वर्ष 1929 में जिन्ना के द्वारा 14 सूत्र प्रदान किए गए थे। तो दोस्तों हेडिंग डाला यानी भारत शासन अधिनियम 1919 के बाद में ही जोड़ रहा हूं मैं आपको। 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा 14 सूत्र प्रदान किए गए। अब दोस्तों ये 14 सूत्र है, इन्हें जिन्ना के सूत्र कहा जाता है। जिन्ना के सूत्र यानी इन 14 सूत्रों को संज्ञा क्या दी जाती है दोस्तों? तो इन 14 सूत्रों को संज्ञा दी जाती है जिन्ना के सूत्र। और इन्हीं 14 सूत्रों को दोस्तों यानी अगर इन्हीं 14 सूत्रों को माने तो इन 14 सूत्रों को पाकिस्तान की स्थापना का आधार माना जाता है। तो नोट लगाकर बात लिख लेना दोस्तों, इन्हीं 14 सूत्रों को पाकिस्तान की स्थापना का आधार माना जाता है। आज से आपसे कोई पूछे कि पाकिस्तान की स्थापना का आधार क्या था, तो जो जिन्ना के 14 सूत्र थे दोस्तों। जो जिन्ना ने 14 सूत्र कब प्रस्तुत किए थे? तो वर्ष 1929 में ये लगभग तय हो चुका था कि एक अलग राष्ट्र जरूर बनेगा दोस्तों। इसकी संकल्पना मैं नहीं कर रहा हूं, यानी जो जिन्ना के 14 सूत्रों के बाद में दोस्तों इसका यानी इस बात का उल्लेख कौन करता है कि एक अलग राष्ट्र का निर्माण होगा और इन्हीं पाकिस्तान निर्माण का आधार माना जाता है। तो इनका उल्लेख करते हैं भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर महोदय की एक किताब है, इनकी किताब है थॉट्स ऑफ पाकिस्तान। थॉट्स ऑफ पाकिस्तान यानी थॉट्स ऑफ पाकिस्तान को ही दूसरा नाम दिया जाता है भारत का विभाजन। इस भारत के विभाजन में इन्होंने ये किताब लिखी कब गई थी? तो दोस्तों ये किताब 1940 में लिखी गई थी। 1940 में ही डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ये बात तय कर दी थी कि भारत से एक अलग राष्ट्र का निर्माण होगा। तो आप गैस कर सकते हैं दोस्तों डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कितने विजनरी थे, कितनी उनकी दूरदर्शिता का परिणाम, यानी उनको यह पहले ही लग गया था 7 साल पहले कि एक नए राष्ट्र का निर्माण हो। तो ये इस बात का उल्लेख डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने यानी उनका विजनरी आप दृष्टिकोण देख सकते हैं कितना व्यापक रहा होगा। थॉट्स ऑफ पाकिस्तान इसी किताब का हिंदी में नाम है भारत का विभाजन। 1940 में लिखी गई थी, जिन्हें जिन्ना के 14 सूत्रों को यानी पाकिस्तान निर्माण का आधार कहा गया है। तो ये था दोस्तों 1929 का। इसके बाद में भारतीय ये सब हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़े जाते हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी पॉलिटी से कैसे जुड़े हुए हैं वो सब देखते हैं दोस्तों। इसके बाद में लंदन में आयोजित होते हैं दोस्तों, लंदन में आयोजित हुए गोलमेज सम्मेलन। लंदन में कुल 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे दोस्तों। कब कब हुए? तो 1930 में हुए, 1931 में हुए और 1932 में। अब ये कहाँ हुए, सेंट पॉल चर्च, वो सब हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ा जाता है दोस्तों। हमें पॉलिटिक यानी हमारे जो भारत शासन अधिनियम है उसी को ध्यान में रखते हुए मैं बात कर रहा हूँ। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसके अंतर्गत आपको बताया जाएगा कौन सा कहाँ हुआ था।
अब दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन ने पहले गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था कांग्रेस ने, यानी कांग्रेस की तरफ से कोई भी व्यक्ति इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने नहीं गया था। अब आप 1930 की घटना को देखेंगे तो दोस्तों इस समय एक व्यक्ति था जिसका नाम था, यानी एक समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के मध्य समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। दोस्तों बहुत बार तो ये डेट ही पूछ ली जाती है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन हालांकि इसी गांधी इरविन समझौते के बारे में ये कहा जाता है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी यहीं से तय हो गई थी, जिन्हें 23 मार्च को दी गई थी। लेकिन हम उस बिंदु पे बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि इरविन ने गांधी को निमंत्रण दिया था कि आप राउंड कॉन्फ्रेंस में भाग लीजिए और आपकी जो भी मांग है वो आप वहां रखिए। हम तो ब्रिटिश, यानी हम तो ब्रिटिश सत्ता के अधीन कर्मचारी हैं, अगर वो आपकी मांगे मान जाएंगे तो हम भी आपकी मांगे मान जाएंगे। तो इसी इरविन के समझौते, यानी इरविन के सुझाव पर गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। तो ये कम से कम प्रश्न 10वीं बार पूछा जा चुका है कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कब हुआ था दोस्तों? 1931 में हुआ था। और कांग्रेस की तरफ से एकमात्र व्यक्ति ने भाग लिया था, उस व्यक्ति का नाम कौन था? तो गांधी था। बस आपको ये याद है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने न भाग लिया, यानी कांग्रेस के किसी भी सदस्य ने भाग नहीं लिया था। बहुत सारे लोगों ने इन गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। इन्हीं गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर इस समय तक दलितों के बहुत बड़े नेता बन चुके थे और उन्होंने गोलमेज सम्मेलन यानी इसी राउंड कॉन्फ्रेंस में ये लगभग, यानी अंग्रेजों को ये बात सुझाव दी थी, जिस प्रकार हिंदू यानी मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर आपने अलग कर दिया है, उसी प्रकार दलित भी हिंदू नहीं है, आप हमारे लिए भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था कीजिए। यानी बात चल रही है दूसरे गोलमेज सम्मेलन की। पहले का तो कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया, तीसरे का भी बहिष्कार कर दिया, और तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में एक यानी भाग कौन ले रहा है? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। बात चल रही थी दूसरे गोलमेज सम्मेलन की। दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले यानी अंग्रेजों को, या यूं कह सकते हैं कि रमजे मैकडोनाल्ड इसमें जो प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, उनको ये बात कह दी गई थी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा कि जिस प्रकार मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को आपने लागू किया, उसी प्रकार दलितों के लिए भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू की जाए, क्योंकि दलित वर्ग हिंदू वर्ग में न तो हिंदू वर्ग में आता है न मुसलमान वर्ग में आता है। इसी बात को लेकर गांधी और डॉक्टर के बीच में मतभेद हो गए थे। गांधी का कथन आता है कि सबसे पहले अंग्रेजों ने तो हिंदू और मुस्लिम बांटे 1909 के अधिनियम में। तो 1909 के अधिनियम में जैसे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली 1909 के अधिनियम में आई थी, तो हिंदू और मुस्लिम बांटे। अब अंग्रेज क्या कर रहे हैं कि अंग्रेज हिंदुओं और दलितों को बांट रहे हैं, दलितों को बांटने का कार्य कर रहे हैं। इन्हीं अस्पष्टता के, यानी इसी विवाद के कारण, सांप्रदायिक विवाद के कारण ये योजना, यानी यह दूसरा गोलमेज सम्मेलन असफल हो जाता है दोस्तों। जैसे ही असफल होता है तो गांधी वापस आते हैं, और जैसे ही गांधी वापस आए तो गांधी को पूना की यरवदा जेल में बंद कर दिया गया था। आप ये ध्यान रखें। हालांकि मैं लिख दूंगा, आपको बता देता हूं, ये तो मैंने बात की कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ऐसे हुए थे। अब 1931 की बात कर लेते हैं दोस्तों। हमारा मेन मुद्दा तो 1931 है, क्योंकि कांग्रेस भाग ले रही है और हमें संविधान की पृष्ठभूमि देखनी है। तो 1931 की बात करें तो मार्च 1931 में, पहली बात तो मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता हुआ दोस्तों। इसके तहत, यानी इस समझौते के तहत, इसके तहत राजनीतिक बंदी रिहा किए गए। अब दोस्तों सबसे बड़ी लाइन यही है हिस्ट्री के अंतर्गत, राजनीतिक बंदी, यानी जिन पर किन्हीं पर राजनीतिक आरोप लगाया गया था उनको रिहा किया गया था, जबकि भगत सिंह, राजगुरु इन पर
इस समय तक आतंकवादियों का आरोप लग चुका था, इसलिए उन्हें रिहा नहीं किया गया था। बस बात यही थी, एक्चुअल बात यही थी। बाकी जो और भी बहुत सारी बातें हैं इस एडेन समझौते की, वो हम हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे। राजनीतिक बंदी रिहा किए गए और क्या किया गया दोस्तों, जबकि कांग्रेस ने 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। एक बात तो आपको नोट डालकर ये लिखनी है दोस्तों, यानी पहली बात तो ये लिखनी 1931 32 यानी 1930 31 32 इन्हीं 3 वर्षों के बीच में 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजित हुआ। उसके बाद में ये लिखना डायरेक्ट मार्च 1931 में गांधी इरविन के बीच में समझौता हुआ। इसी समझौते के तहत राजनीतिक बंदी रिहा किए गए और जबकि कांग्रेस ने 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और कांग्रेस की तरफ से भाग लेने वाला एकमात्र आदमी कौन था, तो एकमात्र आदमी का नाम था महात्मा गांधी। अब दोस्तों इसी सम्मेलन में भाग और भी व्यक्ति ले रहे थे, उनका नाम मैंने आपको हालांकि समझा दिया है। भाग कौन ले रहे थे, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की ओर से गांधी भाग लेते हैं। दलितों के सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पर गांधी व अंबेडकर के बीच मतभेद हो गया था दोस्तों। गांधी व अंबेडकर के बीच में मतभेद हो गया और यह सम्मेलन असफल रहा। यानी हम हमारी जो संविधान निर्मात्री भारत को आजाद जैसी बातें कर रहे थे, हम इन्हीं बातों में उलझ गए। अब दोस्तों आगे और क्या कहानी बनती है, तो आगे कहानी ये बनती है कि 16 अगस्त, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड, इसे नाम दिया जाता है 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड, इसी को हिंदी में कह देते हैं सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की गई। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की गई। अब सांप्रदायिक पंचाट क्या है, तो सांप्रदायिक पंचाट यानी दलितों के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली। जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली 1909 वाली थी, वो सेम टू सेम यहां दलितों के लिए लागू कर दी गई। इसके तहत लिख देता हूं, चलो, इसके तहत दलितों को भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल करने की घोषणा की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल करने की घोषणा। ये हो जाती है दोस्तों। बहुत बार तो डायरेक्ट ही प्रश्न आ जाता है दोस्तों, जैसे कल यूपीएससी का पेपर हुआ दोस्तों। यूपीएससी टफ सवालों के सवाल, पहली बात तो ये बता देता हूं दोस्तों, यूपीएससी यानी एक किसी लड़के ने मेरे से कहा था कि सर आप भारत के संवैधानिक इतिहास को स्टार्ट कीजिए, तो मैंने उनके विशेष आग्रह पर भारत का संवैधानिक इतिहास स्टार्ट किया था। आप मेरा पहला वाला वीडियो देख लेना, भारत का संवैधानिक इतिहास पार्ट 1 में दोस्तों मैंने स्टार्ट किया है, यानी एक शब्द बताया था कि राज्य शब्द की डेफिनेशन क्या है। और कल के यानी 10 तारीख के 10 या 11 तारीख को दोस्तों, तो यूपीएससी प्री यानी आईएएस प्री में ये डेफिनेशन पूछ ली कि राज्य शब्द की सही परिभाषा क्या है। तो हमारा अगर किसी ने मेरा वीडियो अगर किसी ने देखा तो दोस्तों पहले पेज से पहले ही लाइन जो मैंने बोली थी वो कॉमन। मैं हमेशा कहता हूं कि अक्सर परीक्षा यानी जो भी रिक्वायरमेंट एजेंसी है वो उन्हीं कॉमन चीजों को पहले उठा लेती है दोस्तों। तो राज्य शब्द की परिभाषा पूछ ली, एक प्रस्तावना से भी प्रश्न पूछा गया, हालांकि हमने 2 ही चैप्टर अभी तक पूर्ण नहीं हुए, उनमें से दो प्रश्न पूछ लिए गए हमारे। तो आप गैस कर सकते हैं कि जो भी यूपीएससी है, पीसीएस है, कोई भी किसी भी तरीके से पॉलिटी की क्लास और हिस्ट्री हमारी क्लासें ले रहे हैं तो उसके लिए रामबाण साबित होगी दोस्तों।
सिंगल सवाल शायद गलत न हो, मेरा प्रयास तो यही दोस्तों, फिर भी रिक्रूटमेंट एजेंसियां होती है, वो अच्छे प्रोफेसर पेपर बनाते हैं, एक दो प्रश्न इधर उधर कर भी देते हैं। तो आप अगर 16-15 जैसे 15-16 प्रश्न आते हैं, 15 में से अगर 12 या 13 सही कर पाते हैं दोस्तों प्रत्येक सब्जेक्ट के, तो वैसे ही आपका मेरे हिसाब से नाका लग जाता है दोस्तों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहती। यानी मैं बात कर रहा था यूपीएससी, तो यूपीएससी ने देखो कल कितना सवाल आसानी से पूछ लिया। निजता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो आर्टिकल 21 में सभी को पता है दोस्तों। यानी कई बार इतने आसान भी सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो ये आसान सवाल भी है और टफ भी सवाल है। आपसे ये पूछा जा सकता है, देखो प्रश्न किस प्रकार, सांप्रदायिक पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित गलत कथनों को छांटिए। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 16 अगस्त 1932 को हुई, तो ये कथन बिल्कुल सही। सांप्रदायिक पंचायत दलितों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू करता है, बिल्कुल ये बात सही। तीसरा कथन दे देता है दोस्तों, तीसरा कथन दिया कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा रेमजे मैकडोनाल्ड ने की थी, तो ये भी सही है। अब दे देता है दोस्तों इसमें कौन गलत है कौन गलत नहीं है। तो इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, यानी यूपीएससी या पीसीएस इस प्रकार के कथन इन कारणों से प्रश्न पूछ लेती है। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चाहे प्रश्न कितना भी टफ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका सिंगल सवाल भी गलत होने की आशंका नहीं रहेगी दोस्तों। तो ये सांप्रदायिक पंचायत मेरे हिसाब से क्लियर है, हालांकि इसको हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे, वो हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे दोस्तों। अब दोस्तों बात चल रही थी हमारी सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा होगी, दलितों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली मिल गई है, यानी दलितों को भी अब अलग से वोट देने, उनके लिए क्षेत्र निर्धारित किए जाएंगे और उनके ही वोट पड़ेंगे। गांधी ने अब मैंने आपको बताया था कि गांधी महोदय कहाँ है, गांधी महोदय यरवदा जेल में बंद थे, और इस दौरान इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया दोस्तों, अनशन शुरू कर दिया कि जब तक, यानी इस पूना पैक्ट का सबसे बड़ा, अगर गांधी ने कहा था कि सबसे बड़ा जिम्मेवार है तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, अगर बी आर अम्बेडकर ये मांग नहीं उठाता तो अंग्रेज कभी भी दलितों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू नहीं करते। इसलिए गांधी यरवदा यानी पूना की यरवदा जेल में बंद थे, और बंद रहते हुए उन्होंने आमरण अनशन यानी भूख हड़ताल पर बैठ गए। अब दोस्तों इस समय ये तो गांधीवादी युग है, गांधी का बहुत बड़ा नाम था, स्वयं गांधी आंदोलन पे बैठा हुआ, वो भी भूखा, तो कांग्रेस में हलचल मच गई। अब जैसे कांग्रेस में हलचल मची दोस्तों, तो कांग्रेस के बड़े नेता राजेंद्र प्रसाद मध्यस्थता करते हैं, और मध्यस्थता करके डेट आती है दोस्तों 24 सितंबर 1932। ये डेट भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, 24 सितंबर 1932 को गांधी व अंबेडकर के बीच में एक समझौता करवाते हैं, जिसे कहते हैं दोस्तों पूना पैक्ट, यानी पुणे की जेल में हुआ इसलिए किसे नाम दिया गया पूना पैक्ट 1932। ये ध्यान रखना दोस्तों। यानी कांग्रेस के बड़े नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मध्यस्थता थे, 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में, यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी आपस में मिलते हैं, और पूना पैक्ट के, यानी इनके बीच में एक समझौता तय होता है जिसे नाम दिया जाता है पूना पैक्ट। इसमें गांधी ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को आश्वासन दिया था कि आप सांप्रदायिक निर्वाचन यानी कम्युनल अवार्ड है जो वापस लौटा दीजिए, हम आपके लिए आरक्षण का प्रावधान कर देंगे दोस्तों। अब नोट लगाकर क्या लिखना है दोस्तों, बस नोट यही है कि पूना पैक्ट वर्तमान आरक्षण का आधार है। पूना पैक्ट वर्तमान आरक्षण का आधार है। बस दोस्तों याद ये रखना है। मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट डेटों का मेंशन किया दोस्तों। सबसे पहले 1929 वाली डेट क्या थी, तो रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। आज चलो 1929 में जिन्ना ने 14 सूत्र दिए थे। जिन्ना के 14 सूत्रों को जिन्ना के सूत्र कहा जाता है दोस्तों। जिन्ना के सूत्र को वर्तमान जो पाकिस्तान है उसका यानी पाकिस्तान का आधार माना जाता है। कौन मानता है इसको आधार, तो 1940 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की किताब है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की क्या किताब का नाम क्या है दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की किताब का नाम है थॉट्स ऑफ पाकिस्तान या भारत का विभाजन, यानी 1940 में लिखी गई थी। तो वो कितने विजनरी थे ये सब मैंने आपको से बातें की। उस किताब में ये लिखा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कि किस प्रकार इन जिन्ना के 14 सूत्रों से लगता है कि पाकिस्तान जैसा देश जरूर बनेगा दोस्तों।
हालांकि पाकिस्तान जैसा शब्द इस समय तक प्रचलन में नहीं था, कब आया था वो सब हिस्ट्री का मुद्दा है। उसके बाद में दोस्तों यानी 1929 के बाद में 1930, 1931 और 1932 में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए और लंदन में हुए दोस्तों। तीनों गोलमेज सम्मेलन में दलित वर्ग का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भाग लिया था। पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था, जबकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था और कांग्रेस की तरफ से भाग लेते हुए एकमात्र व्यक्ति गया था और वो व्यक्ति का नाम था गांधी। दोस्तों बहुत बार यही प्रश्न पूछा हुआ है। अब दोस्तों 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इस इरविन समझौते के तहत यह तय हुआ था कि जितने भी राजनीतिक बंदी हैं उनको रिहा किया जाएगा और तो आपकी जो भी मांगे हैं आप ब्रिटिश यानी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके अंतर्गत रखिए। आप अगर वो आपकी मांगे मानते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम है। यानी इस समय तक ब्रिटिश प्रशासन के पूरे प्रत्यक्ष नियंत्रण में था पूरा भारत, तो अगर ब्रिटिश सरकार मान लेती है तो ब्रिटिश सरकार के कर्मचारी मानने में क्या बाध्यता है। तो इसीलिए इरविन के सुझाव पर गांधी कहां चले जाते हैं, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लेकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तथा गांधी के बीच में मतभेद हो गया था और यह सम्मेलन है जो असफल रहा था। इसी बीच में गांधी को अर्धनग्न फकीर भी कहा गया था दोस्तों। वो सब हिस्ट्री के अंतर्गत वो पढ़ेंगे दोस्तों, यानी क्या क्या संज्ञा दी गई। नेक्स्ट पार्ट हमने देखा था दोस्तों, जब गांधी वापस लौटते हैं यानी योजना असफल हो जाती है, यानी जो बात रखने गए थे वो उस मुद्दे पर बात नहीं हो पाई, तो गांधी जैसे ही वापस लौटे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था उसे पुनः स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही गांधी वापस भारत लौटे तो गांधी जी को पूना की यरवदा जेल में पकड़कर डाल दिया गया था। जैसे ही यरवदा जेल में डाला तो गांधी ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली यानी सांप्रदायिक जो पंचायत था, कम्युनल अवार्ड था जो लागू हो गया था, घोषणा हो चुकी थी 16 अगस्त 1932 को घोषणा हुई। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के विरोध में जो दलितों के लिए थी वर्तमान में, उसके विरोध में पूना के यरवदा जेल में आंदोलन कर देते हैं, आमरण अनशन शुरू कर दिया। जैसे आमरण अनशन शुरू होता है तो कांग्रेस के बीच में हड़कंप मचता है और कांग्रेस में हड़कंप मचता है तब कांग्रेस के बड़े नेता राजेंद्र प्रसाद की मध्यस्थता से 24 सितंबर 1932 को गांधी व अंबेडकर जी के बीच में पूना की जेल में समझौता हुआ था। उस समझौते को नाम दिया गया पूना पैक्ट 1932। पूना पैक्ट 1932 में गांधी ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को यह आश्वासन दिया था कि आप पूना यानी जो कम्युनल अवार्ड है वो वापस लौटा दीजिए, जबकि आपको आरक्षण प्रदान किया जाएगा। पूना पैक्ट को ही वर्तमान आरक्षण का आधार माना जाता है दोस्तों। तो यह वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा, कल हम कंटिन्यू करेंगे भारत शासन अधिनियम से। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना दोस्तों, और अपने मित्रों तक भी शेयर करें दोस्तों ताकि ज्यादा से ज्यादा उन्हें फायदा हो सके दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। धन्यवाद दोस्तों।